जय हिंद सभी को। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हमारे YouTube चैनल का नाम है सस्मोदे सर। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और पूरा वीडियो देखना। ठीक है, आज हम लेके आ रहे हैं कक्षा 10वीं विज्ञान। ठीक है, कक्षा 10वीं विज्ञान, अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये अध्याय का नाम है। ये चल रहा था ना, इसको मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा दिया है कि अभिकारक क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अभिकारक उत्पाद क्या होते हैं, समीकरण कैसे संतुलित करते हैं, मैंने वो भी आपको बता दिया है। यदि ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो पहले वाला वीडियो देख लेना, ताकि आपको अच्छे से समीकरण कैसे संतुलित करते हैं, यानी समीकरण को बैलेंस कैसे करते हैं। ये समीकरण है, इनको बोलते हैं समीकरण। तो चलो भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना देखते हैं। भौतिक अवस्था क्या होती है, जिसे हम देख के पता लगा सकते हैं कि ये ठोस है, द्रव है, गैस है ना। ऐसी वस्तु जिसको देख के ही पहचान में आ जाए कि ये कौन सी चीज है, तो उसको बोलते हैं भौतिक अवस्था, है ना। और रासायनिक समीकरण यानी रासायनिक अभिक्रिया मैंने आपको बता दिया है कि दो पदार्थों से मिलने से एक नया पदार्थ मिल जाए, उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। मैंने अच्छे से सरल उदाहरण देके विभिन्न आपको समझाया है ना, जैसे लकड़ी का जलना रासायनिक अभिक्रिया है, लोहे पर जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है। क्योंकि जब दो चीज, जैसे एक अपने लकड़ी को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, ठीक है, तो दो पदार्थ मिल रहे हैं, ऑक्सीजन और लकड़ी, और इससे नया पदार्थ मिलेगा। क्या मिलेगा? राख मिलेगी। तो ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। और उस राख से वापस लकड़ी नहीं बनाए जा सकते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया ऐसे ही होती है। क्योंकि वो दो अवस्था मिली, लकड़ी और ऑक्सीजन, उससे एक नया पदार्थ मिला, तो वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। चलो ये मैंने आपको समझा दिया था, लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा समझा दिया। भौतिक अवस्थाओं का फिर हमने रासायनिक समीकरण देखा, तो उनको संकेत नहीं दिया था ना कि कौन सी इसमें भौतिक अवस्था है। ये कहीं ना कहीं ठोस, द्रव, यही चीज मिलके एक नए उत्पाद का निर्माण करती है। देखो, इस तीर के इस निशान यानी दाईं तरफ उत्पाद होता है ना, उत्पाद कहलाता है। ये क्या है? उत्पाद। और तीर के बाईं तरफ क्या मिलता है? अभिकारक। अभिकार, वो ये भी मैंने पढ़ा है, अभिकारक क्या होता है। जब दो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो एक नया पदार्थ मिलता है, उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जो नया पदार्थ मिला उसको उत्पाद बोलते हैं, और जो दो चीज आपस में क्रिया कर रही है उसको अभिकारक कहते हैं। ठीक है, चलो। और इन्हीं को फिर एक संकेत के रूप में लिखेंगे, है ना, कि कौन सा इसमें ठोस है, कौन इसमें द्रव है ना, कौन इसमें पानी का घोल है। तो उसको कैसे पता चले कि इसमें कौन सा ठोस है, उसको एक संकेत से हम लिख देंगे। उसी को बोलते हैं भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। ये भौतिक अवस्था है। आयरन, देखिए पता चल रहा है आयरन है, तो उनको संकेत के रूप में कैसे लिखते हैं वही समझाना है ना। आप किताब में एक हेडिंग लिखा हुआ है थोड़ा सा, इसलिए मैंने आपको समझा रहा हूँ। इस समीकरण से हमें अभिकारक एवं उत्पाद की एवं उत्पादकों की रासायनिक सूत्र के साथ साथ उनकी भौतिक अवस्था को संकेत द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इनको जो दिया हुआ आपको अभिकारक और उत्पादक, उनको एक रासायनिक सूत्र के साथ साथ, ये सूत्र है ना, सूत्र के साथ साथ संकेत में भी, संकेत के रूप में लिखना होता है। जैसे देखो, ठोस, ठोस को हम किससे दर्शाएंगे? यहाँ पे ठोस कौन है? आयरन है। तो कैसा पता चलेगा कि ये ठोस है? तो यहाँ पे एस लिख देंगे हम, तो ये ठोस पता चल जाएगा। फिर द्रव को किससे दर्शाते हैं? एल से। गैस को जी से। और एक जलीय घोल होता है ना, जो घोल, कोई चीज घोल से क्रिया कर रही है तो उसको AQ से दर्शाएंगे। समझ में आया आपको इतना, कि इस समीकरण से हमें अभिकारक एवं उत्पादकों की, तो अभिकारक ये और उत्पाद ये की एवं उत्पादों की रासायनिक सूत्र के साथ, रासायनिक सूत्र ये रहे, इनके रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्थाओं को संकेत द्वारा दर्शाया जाता है। तो इनकी भौतिक अवस्था है, इनकी भौतिक अवस्था, उनको एक संकेत से दर्शाएंगे, जैसे एस, एल, जी, है ना, AQ, इससे दर्शाएंगे। तो उनको ही बोलते हैं कि भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। तो भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना भी आपको आना चाहिए। तो परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि ऐसा समीकरण दे देगा और आपको कह देगा कि इनको भौतिक अवस्थाओं के संकेत के रूप में लिखिए, तो आपको उसको लिखना है। कैसे लिखेंगे अभी समझते हैं। ठीक है, ठोस को एस से, द्रव को एल से, गैस को जी से और जलीय घोल को AQ से संकेत में दर्शाते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट नहीं, आपको थोड़ा बहुत एक बार और देख लेते हैं कि ये समीकरण संतुलित नहीं है ना। इसको पहले संतुलित करके भी देख लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा रिवीजन हो जाए। मैंने समझा दिया था, लेकिन एक बार और देख लेते हैं, फिर संकेत को भी दर्शा के देख लेंगे। ठीक है,
यह भी समीकरण संतुलित नहीं है। संतुलित करने का मतलब यही होता है कि दोनों तरफ इनका परमाणु संख्या बराबर आनी चाहिए ना। जैसे आयरन की परमाणु संख्या क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है ना, और इधर हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितनी है, 2, ऑक्सीजन की 1, कुछ नहीं है तो 1, फिर इधर आयरन की 3 है, ऑक्सीजन की 4 है, फिर हाइड्रोजन की 2 है, लेकिन इधर ज्यादा है, इधर तो ऑक्सीजन की 1 ही है और इधर 4 है, तो बैलेंस नहीं हो रहा ना, बराबर आना चाहिए, तीर के इधर और तीर के उधर भी। आयरन 1 है लेकिन आयरन यहाँ पे 3 है, तो बैलेंस नहीं है। कैसे नहीं है देखो, एक मैं आपको लिख के ही बता देता हूँ। जैसे आयरन कितना है, आयरन का परमाणु संख्या कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। फिर हाइड्रोजन का कितना है, तो हाइड्रोजन का देखो ये 2 है नीचे, तो ये परमाणु संख्या है। ऑक्सीजन की कितनी, 1, ये ऑक्सीजन का मैंने 1 लिखा, ठीक है। ऐसा कि ऐसा तीर के निशान किस तरफ लिख लो, उत्पाद में क्या ये उत्पाद है, इधर उत्पाद और अभिकारकों का जो परमाणु संख्या बराबर आना चाहिए, बराबर आ गए तो समीकरण संतुलित हो गए ना, बैलेंस हो गए। इधर आयरन कितना है, तो इधर आयरन है अपना 3, तो ये 3 लिखा। इधर हाइड्रोजन कितना है, इधर हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन कितना है 4। देखो बैलेंस नहीं हो रहा ना, देखो आयरन इधर 1 है तो आयरन इधर 3 हो गया, इधर हाइड्रोजन 2 है तो इधर 2 हो रहा, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन 1 है तो इधर ऑक्सीजन 4 हो रहा है, बैलेंस नहीं है। इनको बैलेंस कैसे करते हैं, देखो मैं थोड़ा इस तरह डंडा खींच के आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे समीकरण एक बार और लिख लेता हूँ, आयरन प्लस एच, ताकि मैं संकेत भी आपको लिख दूंगा, आयरन प्लस H2O, तीर का निशान लगा लेते हैं, फिर से उतारा हूँ इधर इस साइड, आयरन 3, ऑक्सीजन का 4 परमाणु संख्या प्लस हाइड्रोजन का 2। चलो बैलेंस करते हैं ना, यहाँ पे आयरन 3 है तो हम आयरन 3 लाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो क्या करो, इधर ये आयरन का इधर गुणा कर दो, आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो या फिर ऐसे ही, ये 3, अब आयरन 3 हो जाएगा, क्योंकि इसका जो 1 था परमाणु संख्या उसमें इसका गुणा हो जाता है, तो आयरन 3 हो गया। चलो अब हम क्या बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को 4 लाना है, ठीक है। ऑक्सीजन को कितना लाना है, 4, लेकिन यहाँ तो 1 ही है, तो क्या करेंगे हम, इधर भी 4 का गुणा करते हैं। समझ में आ रहा है आपको, है ना, बैलेंस कर रहे हैं, ऑक्सीजन को 4 लाना तो हम 4 का गुणा कर देंगे, लेकिन ऑक्सीजन 4 हो जाएगा, लेकिन ये हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, लेकिन इधर हाइड्रोजन 2 ही है, तो क्या करना है, यहाँ पे भी आपको 4 का गुणा कर देना, ये भी 8 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा। समझ में आया इतना आपको। देखो हमने क्या करा, आयरन 1 था इधर, तो हमने यहाँ पे 3 था तो 3 लाने की कोशिश कर दिया, हमने यहाँ पे 3 का गुणा कर दिया, एक में आयरन 3 हो जाएगा, इसका इधर गुणा होता है, फिर प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 4 था, तो हमने यहाँ 4 लाना था, इसलिए यहाँ पे 4 का गुणा करा, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन 8 हो गया। हाइड्रोजन भी तो इस प्रकार इसका गुणा दोनों में होता है ना, यहाँ पे आ रहा मतलब दोनों के साथ में होता है, तो इसका इसका भी गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 8 और इधर 1 था तो 4 एकम 4 हो गया, लेकिन इधर हाइड्रोजन 2 ही था, तो इसलिए हमने यहाँ पे भी 4 का गुणा कर दिया, 8 भी हो जाएगा ना, हाइड्रोजन भी 8 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसको, ऐसा लिख के भी देख लो, आ जाएगा। देखो अब इसको बैलेंस भी कर दे, ये सॉरी संकेत भी लिख दे, क्या देखो, भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना, तो कैसे लिखेंगे भौतिक अवस्थाओं के संकेत, देखो आयरन क्या है हमें पता होना चाहिए, आयरन एक धातु है, ठोस होती है ना, ये आपको पता होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी में सारे तत्व मिलते हैं ना। तो देखो आयरन एक धातु है, तो धातु किस में आता है, ठोस, है ना, ठोस में आएगा, तो ठोस को किससे दर्शाते हैं, एस से, तो ये कोष्टक में ये एस लिख दिया, ये हमने संकेत दर्शा दिया, आयरन ठोस। फिर H2O, देखो आयरन को हम गर्म करें ना तो भाप निकलेगा पानी के साथ, है ना, गर्म करने पर जब आयरन को इससे क्रिया करा रहे हैं तो H2O ये जल है, लेकिन ये भाप के रूप में है, इसलिए भाप यानी गैस के रूप में निकलती है, तो भाप को हम गैस के रूप में लिखेंगे, है ना, जी, गैस है, समझो जल नहीं है, एक भाप है, इसलिए हमने जी लिखा। आप कहोगे सर H2O जल होता है, आपको एल लिखना था, लेकिन ये द्रव नहीं है, ये द्रव नहीं है, भाप है, और भाप को जी से लिखते हैं। चलो फिर आयरन ऑक्साइड आया, आयरन ऑक्साइड भी एक धातु है, तो इसको भी किससे लिखेंगे हम, एस से दर्शा देंगे, ठीक है। और हाइड्रोजन भी क्या है, हाइड्रोजन एक गैस है, तो गैस को किससे दर्शाएंगे, जी से दर्शाएंगे, बहुत सरल है। आपको हाइड्रोजन ऐसी कौन सा तत्व गैस है, कौन सा तत्व धातु है ना, ये भी मैं आपको लिखवा दूंगा, है ना, चैप्टर के एंडिंग में।
लेकिन आपको फिर भी इस समीकरण आपकी किताब में दिया हुआ, तो इसको आप याद रख लेना कि आयरन धातु होता है, हाइड्रोजन गैस होती है, H2O ये भाप होता है ना। इस रूप में लिख लें इसको। चलो इस रूप में देख लेते हैं बराबर होता है कि नहीं। आयरन कितना है, तो आयरन 3 है ना, क्योंकि 3 एकम 3। फिर हाइड्रोजन कितना हुआ, 4 दूनी 8, तो हाइड्रोजन तो 8 हो गया है ना, भी 4 दूनी 8। फिर ऑक्सीजन का एक में गुणा कर दो, 4 एकम 4, तो ऑक्सीजन कितना आया, ऑक्सीजन आया है हमें 4। तीर के निशान किस तरफ भी वही आ रहा है क्या, आयरन कितना है, आयरन हमें 3 दिख रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन कितना है 4, हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन देखो 4 दूनी 8, हाँ बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। देखो आयरन भी 3, आयरन भी 3, हाइड्रोजन भी 8, हाइड्रोजन भी 8, ऑक्सीजन भी 4, ऑक्सीजन भी 4। मैं आगे पीछे लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि अलग अलग है, ऑक्सीजन 4 है ना, तो इधर भी ऑक्सीजन 4 ही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे समीकरणों को संतुलित करना भी सीख लिया है, और भौतिक अवस्थाओं के संकेत को भी कैसे लिखना है वो भी सीख लिया है, ठीक है। आपको इतना समझ में आया तो स्क्रीनशॉट लो। फिर हम आपकी किताब में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं बीच में, उनके उत्तर लिखेंगे। चलो समीकरण देखते हैं, है ना। कुछ प्रश्न में आपको इस तरह से दिखाई देंगे ना, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। संतुलित समीकरण लिखना है, आपको प्रश्न में ऐसा दे दिया जाएगा और आपको इसको सूत्र के रूप में लिखना है और इसको संतुलित भी करना है, संतुलित के रूप में लिखना है इनको, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी हाइड्रोजन जब क्लोरीन से क्रिया करेगा तो क्या प्राप्त होगा, ये अभिकारक है। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन जब आपस में क्रिया करेगी, अभिक्रिया करेगा, तो एक नया पदार्थ क्या मिलेगा हमें, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड मिलेगा हमें। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन ये जब आपस में क्रिया करेगी तो क्या मिलेगा हमें, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड मिलेगा। तो चलो इसको संतुलित समीकरण में कैसे लिखेंगे, देखो हाइड्रोजन को हम लिखते हैं H2, H2 प्लस क्लोरीन को लिखेंगे हम Cl2 क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड कैसा है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड ये हाइड्रोजन क्लोराइड है ना, HCl। लेकिन ये संतुलित है क्या, संतुलित नहीं है, क्योंकि देखो हाइड्रोजन इधर 2 है लेकिन इधर 1 है, क्लोराइड 2 है लेकिन इधर क्या है, 1 है। तो एक काम संतुलित कर दो, यहाँ पे 2 लिख दो, मैं आप डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। हाइड्रोजन अभी तो इसका गुण इसमें 1 होगा तो ये भी 2 हो जाएगा, और इसमें भी होगा तो हो जाएगा, क्लोराइड भी 2, हाइड्रोजन भी 2, है ना। अब इसको देखते हैं, आप इसको चाहे तो लिख भी लेना, जैसे वो भी लिखना ही पड़ेगा आपको। हाइड्रोजन यहाँ कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे है 2, क्लोरीन कितना है, तो क्लोरीन है यहाँ पे 2। ये किस तरफ क्या है, हाइड्रोजन 1 और क्लोरीन 1, बराबर नहीं आ रहा ना। इसको संतुलित कैसे करेंगे, संतुलित करने के लिए देखो H2 प्लस Cl2, अब उत्पाद क्या मिला हमें, HCl मिला ना। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे 2 है ना, तो इसका यहाँ पे 2 का गुणा दोनों में हो जाएगा, H में भी हो जाएगा, हाइड्रोजन में भी हो जाएगा और क्लोरीन में भी हो जाएगा। तो ये क्या मिला, क्लोराइड मिल गया हमें, ठीक है। अब लिख लो, बराबर हो जाएगा, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन कितने परमाणु है 2, तीर के निशान किस तरफ देखो, हाइड्रोजन कितना परमाणु है 2, क्योंकि इसमें 1 था और इसमें भी 1 था, गुणा हो गया। क्लोरीन में कितना है 2, संतुलित हो गया। आपको इतना ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, ये वाला, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, तो आपको डायरेक्ट ये ऐसा लिख देना, ये उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। हमने इसको रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण, हमने ये संतुलित है, ये संतुलित नहीं है, ये इसका उत्तर है, ये संतुलित है। तो आपको चाहे तो ये इतने में भी इसका उत्तर हो जाएगा, ये वाला, है ना। ये तो आपको मैं समझाने के लिए इतना लिखा हूँ, ये उत्तर है, ठीक है। हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में क्रिया करी तो क्या मिला, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। ऐसा ही आपको बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, ये दोनों आपस में क्रिया करेगी तो हमें क्या मिलेगा, बेरियम सल्फेट भी मिलेगा और एल्यूमिनियम क्लोराइड, दो चीज मिलेगी, ठीक है। नए उत्पाद का निर्माण हो गया है यहाँ पे।
तो दो क्रिया हो रही है, एक बेरिलियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट, ये दोनों आपस में क्रिया करेगी तो हमें क्या मिलेगा, उत्पाद बेरिलियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये चीज मिलेगी। ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। तो इसको संतुलित कैसे करेंगे, देखो बेरिलियम क्या होता है, बेरिलियम को लिखते हैं हम ये बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम क्लोराइड को कैसे लिखेंगे, यही क्लोराइड Cl2, क्लोराइड में दो आ जाता है, तो क्लोराइड बेरिलियम क्लोराइड हो गया, है ना। फिर प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम कैसे लिखेंगे, Al2, है ना। सल्फेट को कैसे लिखेंगे, SO4 सल्फेट होता है, इसको लिख दिया हमने। अभी संतुलित नहीं हो रहा, संतुलित भी कर देंगे, तीर का निशान। बेरिलियम सल्फेट बस ऐसे ही आएगा, BaSO4, ठीक है। बेरिलियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो Al2Cl3, ठीक है। अब इसको संतुलित करते हैं, देखो यहाँ पे बेरिलियम 1 है, लिखना पड़ेगा क्या वैसे ही, चलो लिख लेते हैं। बेरिलियम कितना है, 1, क्लोराइड कितना है, 2, एल्यूमिनियम कितना है, 2 है, सल्फेट कितना है, परमाणु संख्या 4 है, तीर के निशान में भी ऐसा ही कर लो। बेरिलियम कितना है, 1 है, सल्फेट 4 है, एल्यूमिनियम 2 है, क्लोराइड 3 है। देखो सल्फेट यहाँ पे 4 ठीक है, लेकिन एल्यूमिनियम भी 2 है, लेकिन बेरिलियम भी 1 है। अंतर कहाँ आ रहा है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 हो रहा है। चलो संतुलित करते हैं, संतुलित नहीं है ना, संतुलित नहीं है। इसको संतुलित करने के लिए चलो यहाँ पे बेरिलियम 1 बेरिलियम भी 1, तो हमें यहाँ पे हम 2 है ना, 2 है, एल्यूमिनियम भी 2 है, क्लोरीन को हमें 3 करना है, तो अब 3 तो कर नहीं सकते हैं। यदि इसको हम 3 करेंगे तो बेरिलियम भी 3 हो जाएगा, तो इसको भी फिर यहाँ पे 3 का गुणा करना पड़ेगा। सल्फेट 12 हो जाएगा, फिर हमें यहाँ पे भी गुणा करना पड़ेगा, है ना। तीन का, चलो 3 रख के देखते हैं, यहाँ पे 3 रखा, ठीक है। तो ये 3 दोनों 6 हो जाएगा, तो लेकिन यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 2 रख दो, या फिर 3 रख दो तो 9 हो जाएगा। तब एक बार देख लेते कि सही उत्तर है क्या। चलो देखते हैं, हमें यहाँ पे क्लोराइड 3 है और यहाँ पे 2 है, इसी को देखना है। 3 हमें रखा तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा क्लोराइड, और बेरिलियम 3 हो जाएगा, तो ऐसा भी इधर भी आना चाहिए ना, बेरिलियम 3 होना चाहिए, बेरिलियम 3 होना चाहिए, क्योंकि 3 एकम 3 ये भी हो रहा है, बेरिलियम भी 3 एकम 3 होना चाहिए। सल्फेट 4 हो जाएगा ना, सल्फेट 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 रख के देखते हैं, और यहाँ पे 2 रख के देखते हैं। सल्फेट 12, एल्यूमिनियम 2, इधर 4 हो रहा है, इधर 2 ही है, तो यहाँ पे भी 2 रख दो, 8 हो जाएगा, 8, एक मिनट, हमें एल्यूमिनियम को छीनना नहीं है, ठीक, एल्यूमिनियम को ऐसे ही रख दो। देखते हैं, बेरिलियम 3 करना है तो यहाँ पे 3 होगा, ठीक है।
अब क्लोराइड 6 हो जाएगा, ये भी 3 दूनी 6 हो जाएगा, और एल्यूमिनियम 4 हो जाएगा। देखते हैं एल्यूमिनियम 4 होगा। यहाँ पे आपको मैं लिख देता हूँ अभी ना, बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे एल्यूमिनियम को 2 ही रखते हैं, यदि 2 ही रखते हैं तो बैलेंस हो जाएगा, और यहाँ पे इसका गुणा इसमें ही हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, अब हो जाएगा। चलो अब मैं ये संतुलित समीकरण को इधर लिख देता हूँ, है ना। बेरिलियम 3 आया, क्लोराइड 2, नहीं सॉरी 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6। एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2, SO4 सल्फेट 12 हो जाएगा। ठीक है, तीर के इस तरफ में अब इधर क्या है, बेरिलियम 3, सल्फेट 4, सल्फेट 4, सल्फेट 4, सॉरी 4 तिया 12 हो जाएगा ना, 4 तिया 12, इधर भी 12 है ना सल्फेट। सल्फेट हमने 4 तिया 12 इधर नहीं करा, या इधर तो है, इधर वाला है ना, तो हाँ 12, इधर भी सल्फेट 12। अब क्या बचा इधर, क्लोराइड 6, इधर भी क्लोराइड 6, इधर भी क्लोराइड 6, इधर एल्यूमिनियम 4 हो, इधर हमने 2 लिख दिया था ना, अब सही है, एल्यूमिनियम 2। ठीक है, समझ में आया। कुछ नहीं करा हमने, थोड़ा जगह नहीं था इसलिए मैंने यहीं पे आपको समझा दिया ना। अब इसको हमने संतुलित कर दिया है। देखो ये संतुलित नहीं था पहले, तो ये वाला आया था, आप बराबर मैं इसको आप मिटा दूं क्या, इसको हमने संतुलित कर दिया है ना। देखो बेरिलियम भी 3, बेरिलियम भी 3, क्लोराइड भी 6, क्लोराइड भी 6, सल्फेट भी 12, सल्फेट भी 12, एल्यूमिनियम भी 2 और एल्यूमिनियम भी 2। ठीक है, अब संतुलित हो गया है। देखो एल्यूमिनियम इधर, बेरिलियम इधर 3, इधर भी 3, क्योंकि 3 ही कम 3, क्लोराइड 3 दोनों 6 हो जाएगा, है ना। तो इधर 6 लिखा हमने, तो इधर भी 2 तिया 6 क्लोराइड हो गया, ये क्लोराइड 6। ठीक है, अब एल्यूमिनियम 2 तो 2 ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सल्फेट 4 तिया 12, हमने सल्फेट को ही 12 बनाना था, क्योंकि यहाँ पे सल्फेट 12 हो रहा था बेरिलियम को 3 बनाने से, तो 4 तिया 12, इधर भी 12 है ना सल्फेट, और इधर भी सल्फेट 12। ठीक है, संतुलित करना आपको थोड़ा टाइम लगेगा, कन्फ्यूज भी रहोगे, धीरे बनेगा, लेकिन जब आप बार बार करते रहोगे तो बन जाएगा। ठीक है, अच्छे से उतारना है इसको, थोड़ा उतारने में गलती हो जाएगी तो आपको फिर यहाँ पे कन्फ्यूज होगा, जैसे हमने यहाँ पे 2 कर दिया था तो संतुलित नहीं हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे 1 था तो 2 कम 2 हो गया। ठीक है, एल्यूमिनियम 2। अब इसको देखते हैं, सोडियम, सोडियम कितने लिखते हुए, तो सोडियम को हम लिखते हैं Na, सोडियम प्लस जल को H2O, H2O तीर का निशान, सोडियम ऐसे ही आएगा, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, तो सोडियम ये हाइड्रा ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन कैसे लिखेंगे, संतुलित है, संतुलित नहीं है ना, संतुलित नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे सोडियम कितना है, यहाँ पे सोडियम 1 है ना, सोडियम 1 है, कुछ नहीं है तो परमाणु संख्या। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितनी है, 2 है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी, 1 है। तीर के इधर देखते हैं, सोडियम परमाणु संख्या कितनी है, 1 है। ऑक्सीजन की 1 है, हाइड्रोजन की 1 है, इधर हाइड्रोजन 2, इन 3 हो जाएगा, है ना, हाइड्रोजन 2 संतुलित नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन 2 इधर 3 हो रहा है, ऑक्सीजन 1, सोडियम 1, लेकिन यहाँ पे दोनों का मान अलग अलग आ रहा है, तो एक जैसे बनाएंगे। ठीक है, एक जैसे कैसे बनाएंगे, देखो सोडियम को यदि हम यहाँ पे, हाइड्रोजन को हमें कितना 2 बनाना है ना, तो हाइड्रोजन को इधर 2 बनाने के लिए इसको, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1
ऑक्सीजन भी एक, इधर भी एक, लेकिन सोडियम को हमें एक बना दिया है, लेकिन हमें क्या लाना, हाइड्रोजन का दो बनाना है। तो हाइड्रोजन को दो बनाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको दो बनाना है, तो यहाँ पे दो का गुणा कर दो, है ना, दो का गुणा कर दो, सोडियम भी दो हो जाएगा, फिर तो इधर भी दो का कर देंगे तो ये भी सोडियम दो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन इसको हमें दो बनाना है, ठीक है। दो बनाने के लिए हमें यहाँ दो का गुणा करेंगे तभी तो दो आ जाएगा, फिर इधर भी ना, क्योंकि इधर हाइड्रोजन दो हो रहा, इधर भी दो है, लेकिन एक हाइड्रोजन यहाँ पे सिंगल हो रहा ना, इधर भी दो ही होना चाहिए। तो यहाँ पे यदि हम दो का गुणा करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, हाइड्रोजन का दो मिल जाएगा, फिर ऑक्सीजन भी दो हो जाएगा, सोडियम भी दो हो जाएगा। तो ऑक्सीजन भी दो हो जाएगा तो यहाँ पे भी दो रख देंगे तो ये भी ऑक्सीजन भी दो हो जाएगा, है ना। तो फिर दो दो चार हो जाएगा और इधर भी हाइड्रोजन चार हो जाएगा। फिर समझ में आ रहा, सोडियम इधर भी दो कर देंगे, यहाँ पे दो कर रहे हैं, देखो समझ आज समझ में आएगा आपको। क्या था, सोडियम प्लस H2O, सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यानी सोडियम जब जल से क्रिया करेगा तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ठीक है, गैस भी निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। समझ में आ रहा। देखो संतुलित कैसे करते हैं, हमें कुछ नहीं करना, हाइड्रोजन को दो लाना है क्योंकि यहाँ पे दो है और यहाँ पे एक ही है, तो इसको संतुलित करने के लिए, कुछ नहीं करना, यहाँ पे दो का गुणा कर दो, है ना। जैसे हम दो का गुणा करेंगे तो ये हाइड्रोजन दो हो जाएगा, लेकिन सोडियम कितना हो जाएगा, सोडियम भी दो हो जाएगा, तो इसको भी दो करना पड़ेगा, है ना। तो इसको भी यहाँ पे दो कर दो, दो हो जाएगा। लेकिन अब क्या बच गया, ऑक्सीजन भी दो हो जाएगा, यहाँ पे एक ही थे तो यहाँ पे भी दो कर दो, संतुलित हो जाएगा। अब हो जाएगा संतुलित, है ना। देखो कैसे हो जाएगा, यह मैंने यहाँ पे रखा, आपको समझ में आया। बस इसको रखने के लिए हमें सारा फिर से करना पड़ा। देखो अब हो जाएगा, दो एकम सोडियम, अब कितना है इधर, सोडियम दो एकम दो, है ना, सोडियम दो एकम दो आया। अब हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, हाइड्रोजन चार हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन दो हो जाएगा। इधर देखते हैं, सोडियम इधर भी दो आना चाहिए, तो हाँ हो रहा है, सोडियम भी दो, ऑक्सीजन भी चार आना चाहिए, दो आना चाहिए, सॉरी दो है ना, दो, बिल्कुल दो आ रहा, ऑक्सीजन भी, हाइड्रोजन दो और इधर हाइड्रोजन दो, यानी दो दो चार हो गया, इधर भी हाइड्रोजन चार, इधर भी हाइड्रोजन चार, है ना। समझ में आई, ये संतुलित समीकरण है, ठीक है। ये समीकरण आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना, बार बार वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा। सोडियम जल को जब अभिक्रिया करे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, ये संतुलित नहीं है, ये उत्तर है। इसको इस रूप में लिखना है। प्रश्न यही बोल रहा है कि आपको, मैंने आपको समझाने के लिए इतना करा है, नहीं तो कुछ नहीं करना है, इसका ये उत्तर हो गया, आपको इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसका भी ये उत्तर हो गया। ये समझाने के लिए मैं आपको परमाणु संख्या लिख के बता रहा हूँ कि संतुलित, ये संतुलित नहीं थी तो इसको हमने संतुलित कर दिया, है ना। समझ में आया आपको सारा इशारा, एक बार और समझना है क्या, हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों को लिया, संतुलित करा हमने, क्योंकि संतुलित करा क्योंकि यहाँ पे क्लोराइड और हाइड्रोजन सेम था, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोराइड दो दो लाना था, क्योंकि यहाँ पे दो परमाणु संख्या, इधर भी दो, तो हमने इधर क्या दो का गुणा कर दिया तो ये दो तो आ गया। ऐसा ही इसमें करना था, बेरिलियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरिलियम सल्फेट एल्यूमिनियम क्लोराइड, यानी तब इन दोनों की क्रिया कराई तो हमें ये वाला उत्पाद मिला। तो इनको भी हमने बैलेंस कर दिया, यहाँ पे तीन रख दिया, इधर हमने सल्फेट को 12 बनाना था तो इधर तीन रख दिया, एल्यूमिनियम तो था ही एक, तो दो एकम दो, फिर क्लोराइड तीन, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो, अगला देखते हैं आप। चलो अब इससे पहले हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया देख लेते हैं, है ना। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या है, आपके पाठ में दिया हुआ, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है ना। उत्पाद के साथ साथ अभी दो अभिकारक जब आपस में क्रिया करती तो हमें उत्पाद के साथ साथ कुछ एनर्जी यानी ऊर्जा भी मिले, भाप, है ना, ऊर्जा यानी ऊष्मा, ऊर्जा ऊष्मा भाप जो भी मिले उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इससे ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊष्माक्षेपी में ऊर्जा का निर्माण होता है। देखो कैसे होता है, मान लो कोई प्राकृतिक गैस ले लेते हैं ना, प्राकृतिक गैस हमको कोई सी मीथेन गैस ले लेते हैं, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या हमें ऊर्जा मिलेगी क्या,
भाप मिलेगी, ऊर्जा यानी ऊष्मा मिलती है तो बिल्कुल मिलेगी। देखो प्राकृतिक गैस यानी मीथेन को लेते हैं, मीथेन को हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रोजन, तो CH4 ये मीथेन है, ये मीथेन का सूत्र है कार्बोहाइड्रोजन, तो इसको मीथेन भी बोलते हैं, है ना। मीथेन ये प्राकृतिक गैस है। इसको जब हम किसकी उपस्थिति में जलाएंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, एक तो धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है CO2, है ना। फिर क्या मिलेगा, प्लस H2O भाप मिलेगा, और भाप से हमें फिर क्या मिल जाएगा, ऊर्जा भी मिल रही है। ऊर्जा मिली, ऊष्मा निकलेगी ना जब हम किसी चीज को गर्म करेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो कार्बन डाइऑक्साइड धुआं भी निकलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी आएगी, H2O यानी भाप भी आएगी, और ऊर्जा भी मिलेगी हमें, ऊर्जा यानी ऊष्मा, ऊष्मा मिलेगी। समझ में आ रहा आपको। इसको बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है और यहाँ पे 2 ही है ना, यहाँ पे 2 है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं। ऑक्सीजन 2 है लेकिन इधर तो एक ही है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, है ना। इधर भी ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, ठीक है, संतुलित हो गया है, कुछ नहीं करना है। तो ये एक ऐसी समीकरण है जिससे हमें ऊर्जा भी मिल रही है, संतुलित हो गया। मैं इसको लिख नहीं रहा क्योंकि CH4 यानी कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 है, इधर भी हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। चलो समझ में आ गया होगा। एक और उदाहरण देख लेते हैं कि ऊष्माक्षेपी होती क्या है। ऊष्माक्षेपी का एक ही आप शब्द याद रखना है, इससे ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊष्मा निकलती है। जैसे शोषण, यानी जब हम सांस लेते हैं, सांस शोषण से क्या हमें ऊर्जा मिल रही है, बिल्कुल जब हम सांस लेते हैं हमें तुरंत ऊर्जा क्यों मिलती है, तो इसीलिए होता है जब हम खाना खाते हैं, रोटी चावल दाल जो भी खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ग्लूकोज में बदल जाता है। कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे टुकड़े, कार्बोहाइड्रेट का मतलब यही होता है रोटी चावल दाल जो भी आपने खाया उससे क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को हमने खाया, रोटी के साथ में होता है, उसको खाने पे पाचन होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है कार्बोहाइड्रेट, और उसमें किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में, है ना। ग्लूकोज क्या करेगा, उसको ऊर्जा बनाना है तो क्या करेगा, ऑक्सीजन की आवश्यकता उसको पड़ेगी ना। जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब आपस में क्रिया करेगी तो हमें तुरंत एनर्जी मिल जाती है ना। जैसे हमने सांस लिया तो हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज होता है जो कार्बोहाइड्रेट के छोटे छोटे टुकड़े से बना हुआ था। उस ग्लूकोज जब ऑक्सीजन उसको तुरंत मिलती है तो एक ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, ऊष्मा ऊष्मा होती है, मिलती है, तो ये क्या है, शोषण भी क्या है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि शोषण से ऊर्जा मिलती है। पाचन भी क्या, छोटे छोटे टुकड़े हुए और हमें तुरंत तो एनर्जी मिल जाती है, इसका एक ही हो जाता है ना ये। फिर साग सब्जियां क्या है, इससे भी ऊर्जा कैसे निकलती, ऊष्मा बिल्कुल निकलती है। जब आप जो सब्जियों के छिलके बच जाते हैं उसको फेंक देते हैं, फिर वो विघटित होकर यानी धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं, विघटित हो जाते जाते हैं, और किसमें बदल जाता है, कंपोस्ट बनाना शुरू कर देते हैं। कंपोस्ट यानी खाद। तो जैसे फिर खाद क्या है, एक ऊर्जा बन गई, खाद से भी एक ऊर्जा का निर्माण हो गया ना। तो साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। शोषण भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, और मिथेन का जलना भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जिसमें ऊर्जा मिलती है समझ जाओ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी का मैंने आप थोड़ा समझाने की कोशिश करा हूँ, तो आप एक ही शब्द याद रखना कि ऊष्माक्षेपी में ऊर्जा का निर्माण होता है उत्पाद के साथ साथ। ये उत्पाद हो गए है ना, अभी रासायनिक अभिक्रिया ये हो रही है, मीथेन गैस और ऑक्सीजन को जो हमने जलाया, प्राकृतिक गैस को हमने जलाया, तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और भाप H2O, और उससे फिर हमें क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, है ना, ऊष्मा निकलेगी, तो उसको ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया ये कैसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, शोषण भी ऊष्मा क्षेपी, शाक सब्जी की ऊष्मा क्षेपी। एक होती है ऊष्मा शोषी यानी ऊष्मा को सोख लेना। इसमें इस रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस रासायनिक अभिक्रिया को करने के लिए यहाँ पे उल्टा होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती तभी ये अभिक्रिया होती है। इसमें ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, इसमें ऊर्जा का विघटन हो यानी आवश्यकता हो रही है। ऊष्मा शोषी यानी सोख लेना, तो इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी तभी अभिक्रिया होगी। जैसे देखो
आसपास का तापमान इसमें क्या ठंडा भी रहता है। तो जैसे बर्फ का पिघलना, बर्फ ऐसे नहीं पिघलेगी, उसको ऊर्जा देना पड़ेगी, तापमान देना पड़ेगा तभी पिघलेगी। तो क्या ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है। प्रकाश संश्लेषण, जो पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनको बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, सूर्य की किरणों की, है ना, ऊर्जा। सूर्य की ऊर्जा से ये प्रकाश संश्लेषण होने के लिए सूर्य की ऊर्जा की जरूरत होती है। तो ऊष्मा शोषी में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा छेपी में ऊर्जा का निर्माण होता है ना। ये दो शब्द याद रखना और उसके उदाहरण भी समझ में आना चाहिए आपको। जैसे प्रकाश संश्लेषण कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्मा छेपी है या ऊष्मा शोषी है। तो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा कहाँ से, सूर्य के प्रकाश से मिलती है, तभी तो अपना भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण ऊष्मा शोषी है। बर्फ का पिघलना, बर्फ ऐसे नहीं पिघलेगी, उसका तापमान बढ़ेगा तो पिघलेगी। तो इसमें भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। चलो अब आगे देखते हैं।